हरे कृष्णा साथियों, बिना टाइम वेस्ट के डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया, जिसके अंदर हमने 6 अध्यायों काव्य खंड के बारे में बात किया था। अब हम करें गद्य खंड के बारे में। जो 6 पार्ट होंगे आपके गद्य खंड के, उनके बारे में बात करेंगे। और आने वाले पार्ट 3 के अंदर हम आपकी दूसरी बुक जो कि पूरी की पूरी समझ लेंगे, जिनके अंदर 3 अध्याय आपके होने वाले हैं वितान के। ठीक है साथियों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर देना। यानी सिर्फ 3 वीडियो के अंदर 15-15 मिनट के आपकी पूरी की पूरी बुक समझा देंगे, जो स्टूडेंट 12 महीने तक नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, उसके अलावा 2 मॉडल पेपर ऐसे बताऊंगा जिनमें से 100% आपका पेपर बनेगा। तो इस सीरीज में जुड़े रहिए, प्ले लिस्ट को चेक कीजिए एंड साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके साथ 3 वीडियो के अंदर बोनस पॉइंट है, ऐसे सीक्रेट जो वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो 7वां आपका लेसन है, वो है स्वयं प्रकाश द्वारा रचित नेताजी का चश्मा। ये क्या है नेताजी का चश्मा, आइए जानते हैं। ये समाज, राजनीति और भीड़ के व्यवहार को उजागर करती है। यानी जो ये समाज होता है, स्वयं प्रकाश जी कहते हैं, ये राजनीति और भीड़ के जो व्यवहार होते हैं उसको उजागर करती है। कहानी की शुरुआत नेताजी के चश्मे टूटने से होती है। ये सिर्फ एक साधारण घटना है, पर इसे लोग इतना बड़ा मुद्दा बना देते हैं कि पूरा मोहल्ला, प्रेस, सामाजिक संगठन और समर्थक इस पर चर्चा करने लगते हैं। यानी कुल मिला के स्वयं प्रकाश ये कहना चाहते हैं कि राजनीति एक ऐसी चीज़ है, सिर्फ एक नेताजी का चश्मा टूटता है ये नॉर्मल बात होती है, लेकिन जो मीडिया वाले होते हैं, जो लोग होते हैं, इसे बहुत बड़ा मुद्दा बना लेते हैं। कुछ लोग नेताजी की मदद यानी जीनियस भावना से करना चाहते हैं, तो कुछ दिखावा करने के लिए करना चाहते हैं, कुछ दिल से करना चाहते हैं और कुछ दिखाने के लिए किए जाते हैं। कुछ लोग नेताजी की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए चश्मा बदलने का बड़ा अभियान देते हैं। एक साधारण चश्मा राजनीतिक प्रतिष्ठा, दान और प्रतिष्ठा का प्रतीक बन जाता है। यानी एक छोटा कार्य भी बहुत बड़ा बड़ा चढ़ाकर देखा जाता है, क्योंकि वो राजनीति है, वो पॉलिटिकल है। लेखक ये दिखाता है कि समाज किसी भी छोटी बात को बड़ा चढ़ाकर तमाशा बना देता है। नेताजी विनम्र और सरल है, लेकिन उनके आसपास के लोग उनके नाम पर अपनी छवि चमकाना चाहते हैं। यानी जो नेताजी है वो एकदम नॉर्मल है, लेकिन आसपास के लोग हैं जो अपनी छवि चमकाने के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बना देते हैं छोटी छोटी बातों को। कहानी का संदेश यह है साथियों कि हम लोग दिखावे, प्रचार और भीड़ मानसिकता में उलझे हुए हैं, जबकि वास्तविक जरूरतें बहुत छोटी और सरल होती है। मतलब हमारे जीवन जीने के लिए बहुत छोटी चीज़ें होती है और बहुत कम चीज़ों में हम संतुष्ट रह सकते हैं, लेकिन दिखावे की दुनिया में हम इतना फंस चुके हैं कि हम अपने आप को ही नहीं पहचान पा रहे हैं। ये स्वयं प्रकाश जी का नेताजी के चश्मा का पूरा सारांश था। जो 30 से 40 मिनट के अंदर आपका पाठ था साथियों, उसको हमने 1 मिनट के अंदर समझ लिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले लेसन की तरफ। साथियों अगला लेसन है आप सभी के लिए राम वृक्ष बैनीपुरी, जो कि लिखा है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत ने लिखा है। ठीक है साथियों, सॉरी, बाल गोविंद भगत पाठ का नाम है, राम वृक्ष बैनीपुरी ने लिखा है। ये पाठ गायक साधक बाल गोविंद भगत के सच्चे जीवन, उनके भक्ति भाव, तपस्या और सरलता का भावपूर्ण चित्रण है। साथियों बाल गोविंद भगत एक महान कीर्तनकार और जिनकी संगीत साधना उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा रही है। यानी ये पाठ किसने लिखा है, राम वृक्ष बैनीपुरी ने लिखा है। और बाल गोविंद भगत थे, उनके जीवन के बारे में लिखा है, उनकी भक्ति भाव के बारे में, उनकी तपस्या के बारे में और उनका सरल स्वभाव के बारे में लिखा है। और जो बाल गोविंद भगत थे वो एक कीर्तनकार थे, भजन गाते थे, संगीत करते थे, साधना करते थे, उनके बारे में लिखा है। वे भक्ति भाव में डूबे रहते थे और उनके गीतों में आध्यात्मिक शक्ति और सत्य का संदेश होता था। वो भक्ति करते थे और उनके जीवन में क्या था, आध्यात्मिक ज़्यादा था। ठीक है, उनकी वाणी मधुर, सरल और हृदय स्पर्शी थी। यानी उनकी कहानी सुनने में मजा आता था और हृदय को छू लेने वाली थी, जिससे लोग गहराई तक प्रभावित हो जाते थे। संगीतकार होता है, उसकी जो संगीत की लहर निकलती है ना, उससे लोग प्रभावित हो जाते हैं। यही चीज़ इस पाठ के अंदर बताई गई है। आई होप 8वां लेसन भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। साथियों ये सांसारिक लालसाओं से दूर रहते थे। ठीक है, उनका पहनावा सादा था, व्यवहार विनम्र था और जीवन पूर्णतः सेवा भाव से भरा हुआ था। यानी एकदम ये सिंपल रहते थे, देसी कपड़ों के अंदर रहते थे और सेवा भाव रखते थे। पाठ में यह भी बताया गया है कि भगत कीर्तन के समय वातावरण को आध्यात्मिक बना देते थे। जब वो भजन करते थे तो वातावरण को ही अपने अधीन कर लेते थे और उनकी गायकी ईश्वर से एकाकार हो जाती थी। ठीक है, इस उनमें किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं था, यह था पूरा। और पाठ का मुख्य संदेश क्या है साथियों, पाठ का मुख्य संदेश है सादगी, ईमानदारी, भक्ति और मानव सेवा ही जीवन की वास्तविक संपत्ति है। ठीक है साथियों, अब 8वां लिस्ट आई होप अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं 9वां लिस्ट की तरफ, वो है साथियों यशपाल द्वारा रचित लहसुन की महक। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। यह कहानी सामाजिक विषमता, अमीरी गमीरी के भेदभाव और मनुष्य के मूल्यांकन पर गहरा व्यंग्य है। कहानी में लेखक बताते हैं कि लहसुन जैसी सामान्य चीज भी सामाजिक प्रतिष्ठा का मुद्दा बन जाती है। यानी छोटी छोटी चीज कैसे मुद्दा बन जाती है बड़ी बड़ी बातों के अंदर, वो समझा रहा है। अमीरी और गरीबी के भेदभाव को, मनुष्य का मूल्यांकन पर व्यंग्य करता है। कहानी का नायक एक साधारण कर्मचारी होता है। ये थोड़ा लहसुन खाने के कारण अपने अफसर और ऑफिस के लोगों को आलोचना का शिकार बन जाता है।
उच्च अधिकारी उसकी गंध को असभ्य, गरीब और निम्न वर्ग का प्रतीक मानते हैं। यानी एक व्यक्ति जब लहसुन खा लेता है और उसकी लहसुन की जो गंध आती है, उससे ऑफिसर उसे गरीब जज कर देते हैं कि ये तो गरीब है, ठीक है, निम्न वर्ग का समझ लेते हैं। इस छोटे से प्रसंग के माध्यम से लेखक दिखाते हैं कि समाज दिखावे, स्टेटस और बाहरी चीज़ों के आधार पर लोगों को जज करता है। यानी जो आप व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हो, आपके रहन सहन, आपके पहनने का ढंग से लोग आपको जज करते हैं कि आपको कितनी औकात है और कितनी आपको वैल्यू देनी है। वास्तविक मूल्य आधारित मानवता गायब हो जाती है। रियल रूप में जो मनुष्य की जो चीज़ें होती है वो गायब हो जाती है, खत्म हो जाती है, मर जाती है। लेखक का व्यंग्य है कि लोगों की सोच इतनी खोखली हो गई है कि इंसान की मेहनत, चरित्र और क्षमता को नहीं बल्कि उनके खाने की चीज़ों को देखकर राय बना लेते हैं। यानी लोग इतने चरित्रहीन हो गए हैं कि मेहनत और चरित्र कोई नहीं देखता, वो सिर्फ देखता है तो आपका स्टेटस देखता है, खाने पाने की चीज़ें और रहने का ढंग देखता है। आई होप 9th वाले इसमें भी समझ में आ गया होगा। अब 10वां अध्याय है मन्नू भंडारी, जो है एक कहानी ये भी, ठीक है, मन्नू भंडारी ने लिखी है एक कहानी ये भी, इसको समझते हैं, जिसमें लेखिका अपने संघर्ष भरे जीवन, ठीक है, लेखन यात्रा और पारिवारिक परिस्थितियों का वर्णन करती है। साथियों, ये अपनी एक आत्मकथ्य है। जो लेखिका होती है वो अपने जीवन के जो अनुभव है वो और यात्रा वृत्तांत और जो परिस्थितियां उनके साथ करती है उसका वर्णन करती है। मन्नू भंडारी क्या बताती है कि एक महिला लेखक बनने का मार्ग आसान नहीं था। समाज, परिवार और साहित्यिक क्षेत्र तीनों स्थानों पर उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यानी समाज से भी, परिवार से भी और साहित्यिक क्षेत्र में तीनों रूप से उनको पीछे धकेलने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी मन्नू भंडारी आगे बढ़ी थी। उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियां, अकेलापन, आर्थिक समस्याएं और बेटी की परवरिश ने उनका जीवन कठिन बना दिया था। यानी उनको परिवार को भी पालना था, वो अकेलापन भी था, उनके पास पैसों की भी कमी थी और बेटों की बेटी थी उनकी उनकी भी परवरिश करनी थी। ये सब चीज़ें उन्होंने हार की तरफ खींच गई, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और धीरे धीरे लेखन में स्थापित हो गई और वो अपनी एक अलग पहचान बनाती चली गई। इतने सारी समस्याओं के बाद भी वो आगे बढ़ती चली गई। वो बोलते हैं साथियों, करने को सिर्फ एक रीजन हो जाता है और ना करने के 1000 रीजन हो जाते हैं। आर यू अंडरस्टैंड? ये पाठ बताता है कि संघर्ष हर जीवन का हिस्सा होता है, परंतु निरंतरता, मेहनत और आत्मविश्वास से हर बाधा पार की जा सकती है। साथियों, ये सिर्फ आपके एग्जाम पास करने के लिए नहीं है पाठ, ये आपके दैनिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है मन्नू भंडारी के जीवन से। कितनी सारी उनके पास समस्या थी, फिर भी वो निरंतर प्रयास से आगे बढ़ी ना। तो आप भी अगर निरंतर प्रयास करते हो तो एक दिन जरूर आगे बढ़ोगे। संदेश क्या देना चाहती है? महिला सशक्तिकरण, स्वतंत्र सोच और आत्मनिर्भरता पर ये जोर देना चाहती है। आई होप आपको 10वां लेसन भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले लेसन की तरफ। अगला लेसन है साथियों आप सभी का यतीन्द्र मिश्रा, जो लिखा है नौबत खाने में इबादत। यानी यतीन्द्र मिश्र ने लिखा है नौबत खाने में इबादत। इसको जानते हैं। ये पाठ प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जीवन, संगीत यात्रा और आध्यात्मिक से जुड़ा संस्मरण है। यह अध्याय किस पर व्यंग्य है? ये जो अध्याय है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जो एक प्रसिद्ध शहनाई वादक थे, उनके जीवन और संगीत यात्रा और अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। लेखक बताते हैं बिस्मिल्लाह खां साहब के संगीत में बनारस की गलियां, गंगा घाटों और मंदिरों की ध्वनियां घुली हुई है। आहा, इतना मजा आ रहा है पढ़ने में भी। ये संगीत को इबादत मानते थे। उनके लिए शहनाई केवल एक वाद्य नहीं थी, एक आध्यात्मिक साधना थी। यानी जो ये बिस्मिल्लाह खां साहब थे, उन्होंने बनारस की घाटों और मंदिरों की वो ध्वनियाँ महसूस की और शहनाई के द्वारा एक आध्यात्मिक से जोड़ने का प्रयास किया। उनकी कला में पवित्रता, मेहनत, विनम्रता और गहरी लगन थी। खां साहब अपने वादन से वातावरण को आध्यात्मिक बना देते थे। लेखक का भाव का है, जहाँ सच्ची साधना होती है वहाँ ईश्वर स्वयं प्रकट होता है। साथियों, पाठ सिखाता है कि सच्ची कला, मेहनत, विनम्रता और आध्यात्मिक गहराई से जन्म लेती है। यानी अगर सच्चे दिल से कोई कार्य करो तो ईश्वर भी आपका साथ देता है। यह आपका बिस्मिल्लाह खां के जीवन यात्रा वृत्तांत था साथियों। अब जानते हैं आपका अगला लेसन, वो है साथियों भवंत आनंद कोलश्यान, जिन्होंने लिखा है संस्कृति। ठीक है साथियों, जानते हैं ये पाठ संस्कृति की वास्तविक परिभाषा और महत्व पर आधारित है। लेखक बताते हैं कि संस्कृति बाहरी दिखावे, पोशाक या भाषा से नहीं बनती है। साथियों, संस्कृति है जो लिखी है भवंत आनंद यादव ने, और इनका कहना है कि जो संस्कृति होती है वो बाहरी दिखावा नहीं है, जो पोशाक नहीं है, भाषा नहीं है। संस्कृति वो चीज़ है जो वास्तविकता मनुष्य के अंदर की चीज़ें बताती है। सच्ची संस्कृति वो है जो मनुष्य के व्यवहार में झलकती है। सच्ची संस्कृति वो है जो हृदय की उदारता, संवेदनाओं और आचरणों में बसती है, जो समाज को जोड़ती है, तोड़ती नहीं है, जो मानवीय मूल्यों पर आधारित होती है, वही सच्ची संस्कृति है। लेखक स्पष्ट करते हैं कि संस्कृति का जन्म चरित्र से होता है। किसी समाज की संस्कृति उसकी सभ्यता को जीवंत बनाती है। कवि ये भी कहते हैं कि संस्कृति अस्थिर नहीं है, बल्कि समय के साथ विकसित होने वाली जीवित प्रक्रिया है। यानी जो संस्कृति है वो स्थिर नहीं है, पर समय के साथ साथ विकसित होने वाली एक जीवंत प्रक्रिया है।
पाठ का संदेश यही है साथियों, संस्कृति मन का संस्कार है, ना कि बाहर की सजावट है। यानी संस्कृति होती है जो मनुष्य जीवन के अंदर का सार है, ना कि बाहरी सजावट है। शहनाई बजाना केवल कला नहीं बल्कि आत्मिक साधना थी। वे मानते थे कि पवित्र मन से किया गया संगीत साधना का रूप बन जाता है और ईश्वर से जोड़ता है। इस प्रकार साथियों हमने 6 लेसन के बारे में आपकी बात कर ली। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानते हैं गद्य खंड के। पहला है नेताजी का चश्मा शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसका उत्तर आपको 60 से 70 शब्दों के अंदर देना है। ठीक है, नेताजी का सार्थक स्पष्टता। साथियों आगे बढ़ते उससे पहले मैं बता देता हूँ, वो स्टूडेंट जो मेहनत करने के बावजूद भी आपके मार्क्स नहीं आते, या आपको डर है कि मैं फेल नहीं हो गया, या मेहनत करने के बाद भी आपके 30-40% ही बनेंगे, 50% इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे, तो मैंने आपके लिए बैक बेंच टू टॉपर स्ट्रेटेजी कोर्स बनाया है साथियों। जो स्मार्ट पर्सन होते हैं वो कभी भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करते। फटाफट लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप उस कोर्स को ज्वाइन कर लेना, आरबीसी बैक बेंच टू टॉपर स्ट्रेटेजी। उसके अंदर मैंने आपको क्या समझाया, उसके अंदर आपको एग्जाम के अंदर कॉपी लिखने का एजिटेड फॉर्मूला बताया। ऐसा फॉर्मूला बताया, अगर इस प्रकार कॉपी लिखोगे ना तो आपका एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा। जरा सोचना, टॉपर कैसे कॉपी लिखता है ताकि एग्जामिनर नंबर नहीं काटता। नंबर नहीं काटता तभी तो उसके 99 95 बनते हैं ना, ऐसे तो नहीं बनते। आपके नंबर क्यों कटते हैं? तो कॉपी लिखने का एजिटेड तरीका बताया, प्लस आपको पढ़ने का तरीका बताया। यानी टॉपर होता है वो एक महीने के अंदर क्या पढ़ता है, एक साल के अंदर क्या पढ़ता है, एक वीक के अंदर क्या पढ़ता है, और लास्ट नाइट के अंदर क्या पढ़ता है, जैसे वो कैंप पलट देता है, जैसे एक सरपंच अपने चुनाव के समय में पलटता है। सारे सीक्रेट मैंने उस कोर्स के अंदर बताया, जिसे आप 2 से 3 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो, और इसे हमें बनाने में 2 से 3 महीने लगे। आपके लिए सिर्फ एक पिज्जा बर्गर इतनी प्राइस रखिए, क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट के पास इतने पैसे नहीं होते, लेकिन आप अपने मम्मी पापा से एडजस्ट करके अभी फटाफट उस कोर्स को आप खरीद के पढ़ लेना, ताकि एग्जाम के अंदर टॉप कर सको। और आपको पता है 10th के अंदर जो टॉप करता है उसकी वैल्यू ही होती है, और यही आपके लाइफ टाइम काम आने वाला है साथियों, यही मार्कशीट। तो इतने आप समझदार हो, फटाफट अभी कोर्स को स्क्रॉल कर लेना, टाइम वेस्ट मत करना। अब इंपोर्टेंट क्वेश्चन जानते हैं गद्य खंड के। नेताजी का चश्मा शीर्षक स्पष्ट कीजिए। साथियों कहानी में एक साधारण चश्मा टूटने की घटना को समाज इतना बड़ा मुद्दा बना देती है कि व्यंग्य का विषय बन जाता है। लोग इस चश्मे के बहाने अपनी राजनीतिक छवि और दान दर्शना दिखाना चाहते हैं। चश्मा पूरी कहानी का केंद्र है और समाज की मानसिकता उसी में प्रकट होती है, इसलिए शीर्षक अत्यंत सार्थक है। यानी इतने लोग आपसे मतलब ही होते हैं, एक नॉर्मल चश्मा टूटने को भी बहुत बड़ा बना देते हैं और खुद को बहुत अच्छा साबित करने लग जाते हैं। बाल गोविंद भगत के भक्ति भाव का वर्णन कीजिए। 60 से 70 शब्दों में उत्तर देना, 3 अंक का क्वेश्चन आएगा। गोविंद भगत का पूरा जीवन भक्ति और साधना के लिए समर्पित था। वे कीर्तन ईश्वर में से संवाद करते थे, वो कीर्तन के द्वारा ईश्वर से बात करते थे। उनका गायन भावपूर्ण था, सरल और पवित्र था। वे लोभ मोह से दूर रहकर आध्यात्मिक मार्ग पर चले थे। उनकी भक्ति में दिखावा नहीं था, बल्कि सच्ची आंतरिक श्रद्धा थी। यही कारण था कि लोग उनके गीतों से गहराई से जुड़ते थे। बाल गोविंद थे, उनको मोह माया लोभ धन से कोई मतलब नहीं था। वे रियल रूप से ईश्वर से जुड़ा करते थे और उनके गीत लोगों को प्रभावित करते थे। अगला क्वेश्चन है, लहसुन की महक से समाज में व्यापक भेदभाव का एक उदाहरण दीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। लहसुन की गंध जैसी साधारण चीज को उच्च वर्ग के लोग असभ्य और गरीबी का प्रतीक मानते थे। यानी किसी ने लहसुन खा लिया, उसके मुंह से बदबू आ रही है, वो गरीब है और निम्न लोग का है, ये उच्च वर्ग के लोग मानते थे। नायक के मुंह में लहसुन की गंध आने पर अफसर उसे कमतर समझते थे। ये घटना बताती है कि समाज व्यक्ति को उसकी क्षमता से नहीं, बाहरी चीजों से आंकता है। यानी उसके अंदर की आकलन जो उनकी क्षमता है उससे नहीं, समाज सिर्फ और सिर्फ उसके बाहरी ढंग और पहनावे से जानता है। संस्कृति पाठ में संस्कृति का वास्तविक अर्थ क्या है? संस्कृति पाठ के अंदर संस्कृति का वास्तविक अर्थ है, संस्कृति मनुष्य के उत्तम व्यवहार, सहानुभूति, नैतिकता और मानवीय मूल्यों का समूह है। ये मन की पवित्रता उदारता में बसती है, ना कि बाहरी दिखावे या वस्त्रों में। ठीक है साथियों, अब जानिए संस्कृति के बारे में। बिस्मिल्लाह खां का संगीत बनारस से कैसे जुड़ा, ये आपको 40 शब्दों के अंदर बताना है। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। उनका संगीत बनारस की गलियों, गंगा घाटों और मंदिरों की ध्वनियों से प्रभावित था। वे बनारस को अपनी आत्मा का हिस्सा मानते थे और उसकी पवित्रता को अपनी सहनाई में उतार देते थे। ठीक है, अब व्याकरण के कुछ 10 नंबर के आपके क्वेश्चन आते हैं, वो जानते हैं। वो किताब पढ़ रहे हैं, वाक्य शुद्ध करना है। वो किताब पढ़ रहा था, राइट। मैं बाजार जाती हूँ, पुरुष है, लेकिन पुरुष के अंदर क्या होगा, मैं बाजार जाता हूँ। ऑलराइट, समझ में आ रहा है ना? कमेंट करके बताना ये वीडियो आप कौन से शहर से देख रहे हो, राजस्थान के। ठीक है, अगला है संधि कीजिए। संधि करना है आपको। देव प्लस आल्य बराबर क्या होता है, देवाल्य। लोक प्लस उपकार मतलब क्या होता है, लोकोपार। विलाप शब्द लिखना है आपको। आरंभ का क्या होता है, अंत, और श्रेष्ठ का निकृष्ट। फिर आपको समास भेद बताना है साथियों, जो आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। सूर्योदय मतलब द्वंद्व समाज है, और गृह कार्य के अंदर तद्भुम समाज है। ठीक है, आपको रस के नाम बताने, दो रस के नाम, एक करुण रस और दूसरा वीर रस। ठीक है, अब साथियों मैं आपको बता देता हूँ, इस पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। मतलब मेरे पूरे 12 महीने की मेहनत, जिसे सिर्फ और सिर्फ आप 1 घंटे के अंदर पढ़कर
टॉप कर सकते हो, जिसके अंदर क्या रहने वाला है, टोटल आपके 12 लेसन प्लस 3 15 लेसन की समरी रहेगी, जिस प्रकार अभी मैंने पढ़ा है, और 3 मॉडल पेपर रहेंगे, जिनमें से 100% संभावना है कि आपका पूरा का पूरा आरबीएससी क्लास 10th का पेपर यहीं से बनेगा। तो अभी स्मार्ट पर्सन जो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, कभी भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करते, जिसमें के अंदर आपको पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हो। और हाँ, कोर्स चेकआउट करना मत भूलना साथियों, क्योंकि ये आपका सुनहरा साल है और मैं नहीं चाहता आप इसे बर्बाद करें, इसलिए सही तरीके से पढ़ना सीखें। ये आपका कोर्स लाइफ टाइम काम आएगा, 11th 12th हमेशा। तो एक टाइम इन्वेस्टमेंट, लाइफ टाइम सक्सेस। तो अभी पढ़िए, वरना जिंदगी के अंदर पछताना पड़ सकता है। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और नेक्स्ट पार्ट के लिए पार्ट 3 कमेंट कीजिए। थैंक्स।